नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोडिंग जॉकी में। आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे फॉर्म कि फॉर्म क्या होता है, कैसा होता है, कितने तरह के इनपुट्स होते हैं, क्या होता है, वैल्यू कैसे रिसीव किया जाता है, सेंड किया जाता है। पर फिलहाल उसकी डिज़ाइनिंग हम लोग अभी कर लेते हैं। हम लोग नॉर्मल एक लॉगिन पेज बनाएंगे जो कि बिल्कुल सिंपल सा दिखेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और ये एक बेसिक सा HTML स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखते आ रहे हैं। तो फॉर्म को हम लोग स्टार्ट करने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं और इसे क्लोज़ करते हैं। ये हमारा फॉर्म क्लोज़ हो गया है। अब क्या है, फॉर्म से रिलेटेड जितने भी टैग्स रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। हम लोग एक H1 टैग का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ इसे लॉगिन फॉर्म ये कर दिया हमने। तो अब देखिए, एक लॉगिन फॉर्म में होता क्या क्या है। एक यूज़र नेम का फील्ड होता है, एक पासवर्ड का फील्ड होता है, एक बटन होता है और एक रीसेट बटन भी कह सकते हैं, फॉर्म को रीसेट करने के लिए होता है। तो हम लोग वही बेसिक सा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे फॉर्म का। फॉर्म में और भी बहुत सारे यहाँ पे इसका मेथड देना पड़ता है, एक्शन देना पड़ता है। अगर फॉर्म का इंक टाइप वगैरह कुछ हम फॉर्म के थ्रू अगर किसी तरह के फाइल टेक्स्ट के अलावा अगर हम किसी तरह का कोई दूसरी चीज़ हम फॉर्म के थ्रू सेंड करें तो इंक टाइप देना पड़ता है। तो हम लोग आगे देखेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में। फिलहाल अभी हम फॉर्म का स्ट्रक्चर और फॉर्म बनाना सीख लें, फिर फॉर्म पे काम करना सीखेंगे। तो फॉर्म में एक होता है लेबल। लेबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे देखेंगे और इसे नाम देंगे कि ये इनपुट फील्ड किस तरह का है। तो यहाँ पे दे देंगे यूज़र नेम। उसके बाद इनपुट, ये इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। इनपुट, अब इनपुट में हम देंगे टाइप। अब टाइप में क्या है कि अब ये हम लोगों को जो यूज़र नेम देना है ये किस तरह का यूज़र नेम रहेगा। ये सिर्फ प्लेन टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। टेक्स्ट टाइप रहेगा जिसमें कि हम टेक्स्ट, नंबर वगैरह वगैरह ऐड कर सकते हैं, या ईमेल रहेगा, या हम लोग चाहते हैं कि मेरे यूज़र्स अपने ईमेल के थ्रू हमारे साइट में लॉगिन कर सकें या रजिस्टर कर सकें। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे टाइप दे देंगे। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट देख लेते हैं। टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट। अगर इसका नाम है तो कुछ नेम भी दे सकते हैं। एक और चीज़ है प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर क्या है कि उस फील्ड के अंदर में दिखेगा वो टेक्स्ट। ये रहा लेबल, और ये रहा वो फील्ड जिसके अंदर हमें जो भी हम टाइप करेंगे यूज़र नेम। देखिए अब यहाँ टाइप करते हैं टेक्स्ट, यहाँ कुछ भी टाइप हो जा रहा है, ठीक है। हालांकि टाइप अभी हो जाएगा क्योंकि हम लोग फॉर्म को सबमिट नहीं करा रहे। जब सबमिट कराएंगे तब उसका HTML का वैलिडेशन वो वर्क करता है। उसके अलावा कितने तरह के फील्ड्स हैं। उसके बाद दूसरा फील्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा फील्ड रहेगा पासवर्ड का। पासवर्ड रहेगा और इसका नेम रहेगा यूज़र पासवर्ड, और यहाँ हम लोग लिख देंगे पासवर्ड हियर। इसका हम लोगों ने लेबल यूज़ नहीं किया, चाहते तो लेबल भी यूज़ कर सकते थे। अब इसमें देखिए ये पासवर्ड जो भी रहेगा वो हिडन रहेगा। उसके बाद अब हम चलिए लेबल भी यूज़ कर ही लेते हैं। ये हमने लेबल यूज़ कर लिया। पासवर्ड अब ये सेम लाइन में दिख रहा है क्योंकि हमने किसी तरह की स्टाइलिंग नहीं की है। नीचे के लाइन में दिखाने के लिए एक बेसिक सी चीज़ है BR टैग, वो यूज़ कर लेते हैं, नीचे आ जाएगा।
बाद में दिखाएंगे कि कैसे सेम लाइन में इसकी स्टाइलिंग करते हैं। एक और टैग यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा क्लीन दिखेगा। ये यूज़र नेम पासवर्ड हो गया। अब आइए बटन इसका देख लें। बटन के लिए बटन हम लोग लिखेंगे और बटन को क्लोज करेंगे। यहाँ पर लॉगिन लिखते हैं। बटन का हम लोगों को टाइप देना पड़ता है। बटन किस टाइप का है ये, यानी कि सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बटन दिखेगा सबमिट। और अब दिखाते हैं आपको, ये है ना, इसे करते हैं रिक्वायर्ड। ये एक तरह का वैलिडेशन है कि बिना इसके आपको ये फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा। देखिए रिक्वायर्ड। अब देखिए, अब हम यहाँ पे नेम दे दिए, पासवर्ड दे दिए, अब होगा ये लॉगिन। अब फिर यहाँ पे ये दिख रहा है। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ टेक्स्ट से इसे हटा करके ईमेल कर देते हैं। अभी आप देख रहे थे कि हम यहाँ कुछ भी टाइप कर रहे थे वो ले ले रहा था। अब देखिए, अब प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, मिसिंग एट द रेट। यानी कि अब ईमेल के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ एट द रेट चाहिए। ये कर दिया, अब ये सबमिट ले लेगा। ये होता है HTML का वैलिडेशन। एक और बटन की जो मैंने बात की थी, रीसेट बटन। ये रीसेट बटन कि आपने जो भी यहाँ फिल किया उसे रीसेट कर देगा। तो आइए अब एक और हम लोग फॉर्म बना लेते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं। और एक रजिस्टर फॉर्म करके हमने एक बना लिया। अब एक रजिस्टर फॉर्म में क्या क्या होगा, इस रजिस्टर फॉर्म में हम लोग लगभग जितने तरह के इनपुट्स होते हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। हालांकि मतलब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उतने सारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं यहाँ जो भी बताने वाला हूँ। पर मेरा मकसद ये है कि आपको हर तरह के इनपुट्स जो होते हैं यूज़र के थ्रू हम लोग जो लेते हैं अलग अलग, जैसा भी हम लोग काम करेंगे या तो सीखने के दौरान या कहीं से काम लाएंगे किसी भी क्लाइंट का वो काम करने के दौरान, तो हम लोगों को उन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको वो याद रहे, पता रहे, आप उससे अभिज्ञ न रहें, जानकार रहें आप उसके। तो इनपुट सबसे पहले, अगर मान लिया कि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, यूज़र का नाम लेना है, तो टेक्स्ट देंगे, रिक्वायर्ड दे देंगे, ये रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, प्लेस होल्डर दे देंगे, फुल नेम लिख देते हैं, फुल नेम हो गया। अब क्या होगा, यहाँ यूज़र अपना नाम वगैरह दे पाएगा। इसकी वैलिडेशन हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या है कि यूज़र नाम की जगह न दे करके कोई नंबर टाइप कर दिया तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, ऐसे वैसे वो हम लोग बैकएंड में देखेंगे। हालांकि ये फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल है, पर अगर कोई यूज़र अपने वेब पेज में जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करके रखा है तो हमारा फ्रंट एंड वाला जो वैलिडेशन है वो काम नहीं करता है। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि एक बैकएंड में भी वैलिडेशन लगा कर रखना पड़ता है कि यूज़र जो है कि वही इनपुट करे जो हम चाहते हैं कि डेटाबेस में स्टोर हो, और हमने जिस तरह से अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है बिल्कुल डेटा वैसा हो। तो उसके लिए हम लोग उस तरह की वैलिडेशन
पे काम करते हैं कि एक फ्रंट एंड में भी होता है, एक बैक एंड में भी होता है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप अगर किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो कभी भी यूज़र के इनपुट पे ट्रस्ट मत कीजिए कि हाँ मैं ये वेब पेज में लॉगिन में ईमेल लिख दिया तो ईमेल ही यहाँ पे इंटर करेगा। यूज़र कुछ भी इंटर कर सकता है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कोई जानकार यूज़र है तो हो सकता है कि आपका वो डेवलपर कंसोल में जा कर के आपके इनपुट टाइप को चेंज कर दे। वो भी मैं दिखाऊंगा आगे जा कर के, जब मैं सिक्योरिटी फीचर बताऊंगा अपने वेब पेज में कैसे कैसे आप अपने सिक्योरिटी फीचर को ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे उससे बचें। यूज़र वो कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने यहाँ दे दिया ईमेल, छोड़िए आइए ये लॉगिन पेज में ये हमारा बना हुआ है, ठीक है। ये बना हुआ है, यहाँ हमारा ईमेल है। अब देखिएगा ये हमारा ईमेल है। ईमेल के अलावा ये किसी तरह का इनपुट नहीं लेगा। अब देखिए अब क्या होता है। हमने यहाँ से ये डेवलपर कंसोल खोला, ये रहा अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अपने वेब पेज में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि हम लोग वो सोर्स कोड के थ्रू भी देख सकते हैं, पर ये डेवलपर कंसोल यूज़ करने का एक बेनिफिट ये है कि आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए HTML है, हेड टैग है, हेड टैग में हमने इनपुट्स एंड फॉर्म्स लिखा है जो कि यहाँ दिख रहा है। अब आते हैं हम लोग फॉर्म में, जो कि हमने फॉर्म बनाया, ये लॉगिन फॉर्म है और ये लॉगिन फॉर्म का ये लेबल है, अगेन लेबल है और ये लेबल क्लोज्ड है। उसके बाद ये इनपुट है, लेबल है। मैं बात कर रहा था इनपुट टाइप ईमेल। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, डेटा ब्लैंक हो गया और इसे ओपन करते हैं। इनपुट टाइप ईमेल। अब मैं क्या करूँगा, इसे चेंज करूँगा। देखिए यहाँ देखिए एडिट एट्रीब्यूट, यहाँ मैं कर दिया टेक्स्ट। अब तक क्या था, मेरा पेज यहाँ पे ईमेल एक्सेप्ट कर रहा था, पर अब देखिए ये टेक्स्ट भी एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे ये कर दिया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे वापस ईमेल आ गया है, चूंकि ये पेज रिफ्रेश हुआ इस वजह से। पर यहाँ यूज़र ने हमारे वैलिडेशन को पेनिट्रेट कर दिया, या ये कह सकते हैं बाईपास कर दिया। तो हमें इससे बचने के लिए एक बैकएंड वैलिडेशन की भी ज़रूरत होती है कि डेटा वही है जो हम चाहें। तो वो खैर हम लोग अपने जब सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करेंगे अपने वेब पेजेज में तो हम लोग वो सब कर लेंगे कैसे क्या करना होता है। फ़िलहाल वापस आते हैं, इस फॉर्म को कमेंट कर देते हैं। अब ये हमारा फॉर्म कमेंट हो गया। अब हम लोग लेबल का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रख करके आपको दिखा देते हैं। तो इनपुट टाइप हो गया, ठीक है। बटन का हम लोग ये दो तरह का बटन होता है, दो तरह का बहुत तरह का होता है, मगर फिलहाल जो यूज़ में आता है ज़्यादातर ये बटन इस तरह का। एक और बटन आप ऐसे भी बना सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू आपने दे दिया बटन। अब ये बटन की तरह वर्क करेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। आते हैं हम यहाँ, और कितने तरह के इनपुट्स होते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। एक इनपुट हो गया, यहाँ टाइप टेक्स्ट था, ईमेल हमने देख लिया, पर कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। इनपुट टाइप ईमेल। उसके बाद एक और होता है रेडियो, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे लेबल दे दीजिए आप। यहाँ पे दे दें आप जेंडर। इसका नाम भी देना होता है, पर हम लोग वो आगे देखेंगे। यहाँ पे दूसरा दे दिए, नहीं या जेंडर ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मेल फीमेल, मेल फीमेल। उसके बाद होता है चेक बॉक्स।
चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स हम लोग बाद में देखेंगे कैसा होता है। आइए फ़िलहाल एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। ये रहा हमारा फुल नेम, यूज़र नेम। ये रहा हमारा रेडियो बॉक्स। चेक बॉक्स नहीं आया, देख सकते हैं क्यों, कहीं ना कहीं गलती हुई है। ये गलती हुई है, एक छूट गया था। ये रहा, ये आया हमारा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स यूज़ करने का एक बेनिफिट क्या है कि इसे आप अनचेक कर सकते हैं, पर रेडियो में नहीं होता है। इसे आप बाद में स्क्रिप्टिंग के थ्रू करते हैं। और देखिए यहाँ मेल फीमेल दोनों में ये चेक ले रहा है, आपको दोनों में किसी एक में चाहिए तो उसका एक ऐसा है, आप ये जो यहाँ है ना, यहाँ नेम दोनों का सेम दे दीजिए। अब क्या होगा, अब एक बार में ये एक ही पे क्लिक लेगा, दूसरा अनचेक हो जाएगा। मगर क्या, अब इस पे क्लिक करने से ये अनचेक नहीं होगा, ये आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू या jQuery जो भी लगाएंगे उसके थ्रू ये करना होगा। ये हम लोग आगे देखेंगे। ये हुआ हमारा इनपुट टाइप। उसके अलावा होता है एक, इसे कॉपी कर लेते हैं। एक इनपुट का टाइप होता है डेट। अगर आप यूज़र से किसी तरह का डेट ले रहे हैं इनपुट में, तो यूज़र आपको डेट भी दे सकता है इनपुट के तौर पे। ये यहाँ पे क्लिक करके यूज़र डेट दे देगा। पर एक बात आप ये ध्यान में रखें कि ये जो इनपुट टाइप डेट है, ये शायद इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क नहीं करता है, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद। मुझसे किसी ने ऐसा कहा था, पर मैंने आज तक कभी चेक नहीं किया है। तो उससे बचने के लिए खैर इस तरह का ये टेक्स्ट फील्ड डेट इनपुट कराने के लिए हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं। जब हम लोग वेब पेज डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग वो jQuery का यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम लोग डेट इनपुट लेंगे, वो ज़्यादा सही लगता है और थोड़ा स्टाइलिश भी होता है। उसके बाद इनपुट टाइप डेट हो गया। डेट के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग को यूज़र से किसी तरह का कलर का कोई इनपुट लेना है, मान लिया कि आपका शायद कोई ऐसा वेब पेज है जिसके थ्रू आप कलर का इनपुट लेना चाहते हैं। ये रहा कलर का, ये खुल गया। जैसा चाहे यूज़र इनपुट कलर का दे सकता है। ठीक है, ये अगर मान ली कि आप वैसा वेब पेज डिज़ाइन किए हैं कि यूज़र अपनी इच्छानुसार अपने पेज का बैकग्राउंड या फ्रंट का जो कलर है अपनी इच्छा अनुसार रख सकता है, तो आपके लिए ये एक कलर का इनपुट है, ये काफ़ी कारगर साबित होगा। यहाँ पे यूज़र गया, अपना जो भी उसका चॉइस है उस हिसाब से उसने अपना कलर चूज़ किया और वो आपका बैकग्राउंड में वो कलर हो गया। ऐसा मैंने कुछ वेब पेजेस में देखा है कि यूज़र के इनपुट के हिसाब से उसका थीम होता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो कलर के बाद अब हम लोग देखेंगे कि अगर मान लिए कि हम लोगों को अपने फॉर्म में किसी तरह की फ़ाइल, जैसा कि मैंने बात किया था कि फॉर्म में इंक टाइप, कि अगर फॉर्म के थ्रू हम किसी तरह का फ़ाइल सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए, तो यहाँ पे हम लोग देंगे इनपुट टाइप फ़ाइल। अब क्या होगा कि अब इनपुट टाइप फ़ाइल अगर हमने दे दिया, ये देखिए फ़ाइल का ऑप्शन आ गया और ये फ़ाइल चूज़ करने का यहाँ भी ऑप्शन आ गया। अब हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देगा कि हम किसी फ़ाइल को इसमें इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं, अपने वेब पेज में उसे अपलोड कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह की फ़ाइल की ज़रूरत है। उसके बाद एक और इनपुट टाइप होता है हिडन। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आगे ये सब नहीं चेंज कर रहा हूँ। ये उतनी अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बस सिर्फ टैग यूज़ कर रहे हैं, कैसे टैग में क्या क्या होता है वो जान रहे हैं, इसलिए। अब देखिए, जैसा कि ये अपने नाम पे है, ये हिडन टैग है और ये आपको दिखेगा नहीं, ये सोर्स कोड में आपको दिखेगा।
लोग हिडन टैग इसलिए यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि यूज़र क्या करता है कि आपके सिक्योरिटी चेक को बाईपास कर देता है। उसके अलावा क्या होता है कि बॉट आप जब अपने वेब पेज के सिक्योरिटी की बात करेंगे तो आप हनी पॉट एक तरह का सिक्योरिटी फीचर है। क्या होता है कि आपके साइट पे किसी ने बॉट लगा दिया, अब वो क्या किया, आपके साइट में जैसा आप डेटा चाहते हैं उसी हिसाब से कंटिन्यू एक के बाद एक रजिस्ट्रेशन करते जा रहा है। आपका डेटाबेस यूं ही वो क्या किया, भर दिया। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, ये देखिए इनपुट टाइप हिडन, यहाँ तो दिख रहा है पर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट टाइप ये जो हिडन होता है ना, इसमें कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं कि अगर ये पैरामीटर या वैल्यू जो भी बोलिए, वैल्यू ही कहिए, कि इसमें कुछ वैल्यू होता है। तो क्या होता है कि जो बॉट्स होते हैं, अगर किसी ने वेब पेज में प्रोग्रामिंग के लिए बॉट लगा दिया तो क्या होता है कि बॉट को इनपुट का फील्ड दिखना चाहिए, वो उसे फिल जरूर करेगा। उसे नहीं मतलब है कि वो हिडन है कि क्या है, क्योंकि बॉट हमारी तरह वो ये नहीं देख रहा है, बॉट को ये दिख रहा है। तो ऑब्वियसली उसे ये भी फील्ड दिखेगा, तो वो क्या करेगा, इसे भी फिल करेगा। तो हम लोग वो चेक करते हैं कि हाँ ये फील्ड है या खाली है। अगर ये फील्ड है तो बोलते हैं कि भाई ये बॉट है, अगर खाली है तो फिर प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये होता है हिडन फील्ड का। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनपुट टाइप नंबर। नंबर में क्या है, ये यहाँ यूज़र ईमेल इसलिए दिख रहा है, हम यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर कर देते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर। अब नंबर फील्ड में क्या आप टेक्स्ट इनपुट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे नंबर ही लगेगा। हालांकि डेसिमल ले लेता है, पर कॉन्टैक्ट नंबर में ये डेसिमल नहीं है पॉसिबल। उसके अलावा भी बहुत सारी वैलिडेशन वो हम लोग बैकएंड में देखेंगे। ये नंबर है, या इसके अलावा आप यूज़र से किसी और तरह का, मान लीजिए कि आप कैलकुलेटर बना रहे हैं, एक कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप ये नंबर फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। नंबर फील्ड के बाद एक रेंज होता है, आपने देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या होता है कि एक रेंज सेलेक्टर देता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि प्राइस वगैरह को फिल्टर कर सकते हैं। वो इस तरह का दिखता है, हालांकि वो मतलब स्टाइलिंग के थ्रू वो लोग और भी इसे स्टाइलिश बना देते हैं। उसके अलावा वैल्यू रहती है यहाँ पे, जैसे जैसे आप स्लाइड करते हैं वैसे वैसे वैल्यू कम बेसी होती है। तो ये इसके रेंज फील्ड के थ्रू वो लोग करते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और रेंज के बाद एक होता है सर्च इनपुट टाइप, यहाँ पे सर्च दे दिया। अब क्या होगा, ये एक तरह से सर्च बटन की तरह यूज़ करेगा। इसमें ये देखिए क्लोज, जैसा कि गूगल सर्च में आपने देखा है कि आप कुछ टाइप करते हैं तो यहाँ पे उसे क्लियर करने का भी ऑप्शन यही दे देता है। ये आप सर्च बटन के थ्रू, सॉरी सर्च इनपुट टैग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, या आप आगे चाहें तो ये नॉर्मल जो टेक्स्ट फील्ड है ना, इसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पेज कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसा भी चाहें। और इसके अलावा भी होता है कि किसी तरह से आपको यूज़र का किसी तरह का कोई यूआरएल इनपुट लेना है, तो यहाँ पे आप इनपुट टाइप यूआरएल दे दीजिए, तो वो यूआरएल ऐड कर पाएगा। टाइम ऐड कराना चाहते हैं तो टाइम है, लोकल टाइम होता है, डेट एंड टाइम, जो कि डेट ऐड करेगा, उसके बाद उसको ऐड करने का सॉरी मैनुअली टाइप करने का ऑप्शन आएगा टाइम, वो भी आप करा सकते हैं। या मैं तो इन सब के बजाय डेट और टाइम अगर मुझे करंट का लेना है तो मैं वो बैकएंड में लगा देता हूँ, ऑटोमेटिकली लेता है, यूज़र को उतना फिल नहीं करना पड़ता है। क्योंकि जब भी हम अपने वेब पेज पे यूज़र से इंटरेक्ट होते हैं तो यूज़र को चाहते हैं कि इन सब चीज़ों में के बजाय जितना ज़्यादा अपने वेब पेज में अदर चीज़ों में बिजी रखें वो बेटर होता है।
ये मेरी अपनी सोच है। मैं चाहता हूँ मैं भी अगर यहाँ पे इतने सारे फील्ड अगर किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मुझे देना पड़ा, उसके अलावा भी डेट टाइम ये वो, तो मैं थोड़ा परहेज़ करूँगा। अगर ज़रूरत ज़्यादा नहीं है तो मैं चाहूँगा कि बचूँ उससे। इसी वजह से देखिए आजकल बहुत सारे वेबसाइट में क्या होता है कि लॉगिन थ्रू गूगल, लॉगिन थ्रू फेसबुक, ये सब आ गया है। क्यों? क्योंकि यूज़र को इन सब के पीछे बहुत कम टाइम देना पड़े। तो आप भी जब एक पेज डिज़ाइन करें तो इन सब बातों का ख्याल रखें, यूज़र को इन सब चीज़ों में जितना कम उलझाएं। हालांकि अगर मान लीजिए कि आपको यूज़र से उसका जेंडर ये वो हर चीज़ जानने की ज़रूरत है, तो बाद में आप दे दीजिए यूज़र को, अंदर में उसका एक प्रोफाइल पेज दे दीजिए। और या तो उसे आप कंपलसरी भी कर सकते हैं या फिर यूं ही छोड़ सकते हैं। यूज़र का मन हुआ तो फिल किया, नहीं मन हुआ तो नहीं फिल किया। यहाँ पे जितना कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप देंगे डेटा यूज़र को, उतना बढ़िया ये रहेगा। और दूसरी बात की वेबसाइट आपका जितना यूज़र फ्रेंडली रहेगा, आपको आपके यूज़र का एक्सपीरियंस उतना बेटर रहेगा। मैं भी दिखाऊंगा अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसा भी दिखाऊंगा कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा डेटा भी यूज़र को भरना पड़ रहा है, ऐसा भी दिखाऊंगा कि जिसमें बहुत कम डेटा भरना पड़ रहा है। तो मेरे पास दोनों तरह का है, वो एग्जांपल में आगे चल के दिखाऊंगा। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब आप बोलेंगे कि अभी ये बात कर रहा था कि यूज़र से जितना कम डेटा लो, जितना कम यूज़र को इन सब के पीछे फंसा उतना बेस्ट रहेगा। पर क्या होता है कि जब हम किसी का काम करते हैं ना, तो उस पे हम लोगों का अधिकार नहीं होता है कि हम, हालांकि अपने हिसाब से किसी भी क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे ऐसा ऐसा करिए, इस तरह से ये बेस्ट होता है, इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। जब आप काम करिएगा तो ट्रेंड वगैरह सब जान जाइएगा किस तरह का चल रहा नहीं चल रहा है। जब आपका क्लाइंट रिजिट हो जाए कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, या आप भी जान रहे हैं कि नहीं इस क्लाइंट के लिए इतना सारा डेटा ये मैंडेटरी है, जिस तरह से आप पासपोर्ट फिल करते हैं, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो कितना सारा डेटा आपको देना पड़ता है। तो वो आपके लिए भी मैंडेटरी है, अगले के लिए भी मैंडेटरी है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक वेब पेज डिज़ाइन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कैसे होता है क्या होता है। वो जैसी आपकी क्लाइंट की नीड रहेगी उस हिसाब से आप डिज़ाइन करेंगे। तो फॉर्म में हो गया हम लोगों का सारा लगभग। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वो मीडिया बेस्ड रहेगा, यानी कि किस तरह से हम अपने वेब पेज में वीडियो, ऑडियो वगैरह इन सब को ऐड करा सकते हैं, प्ले करा सकते हैं उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।